गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास. दिस इज क्लास 10th आई थिंक, है ना. क्लास 10 सोशल साइंस सिविक्स पोर्शन. And in a previous video I just discussed something the basics of democracy. ठीक है, जो आपने which you have read in the 8th and 9th classes, but in the 10th class there is some enlargement of the topic. तो हम अभी देखेंगे डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में इतने सारे टर्म्स हैं जो आपके सिर्फ हाफ ऑफ द पेज को कवर करते हैं. ठीक है, और ये सब समझना आपके लिए ज़रूरी है. अगर आपने लास्ट ईयर और 8th से स्पेशली डेमोक्रेसी वगैरह चीज़ें शुरू हो जाती हैं, अगर आपने तब से ढंग से पढ़ा है सिविक्स को तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी. अदरवाइज़ आपको तो पता नहीं फिर क्या ही करना पड़ेगा. जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको पुराने साल की चीज़ें भी रिकॉल हो जाएंगी. तो पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा सा तो रिकैप किया था ताकि आपको एक ध्यान में आ जाए कि व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस. अभी हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में अब के साल में आपको क्या एनलार्जमेंट दिया गया है. तो पहले तो ये बताया गया है कि डेमोक्रेसी कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, इसका मीनिंग क्या है. तो एक छोटा सा वर्ड होता है, आई थिंक ग्रीक भाषा का वर्ड था वो. हाँ, 2 ग्रीक वर्ड्स थे, डेमोस एंड क्रेटिया. तो डेमोस और ये रहा क्रेटिया. ठीक है, तो डेमोस का मीनिंग होता था, डेमोस का मतलब होता था क्राउड या पीपल हम कह सकते हैं, है ना. तो बाद में हम इसको पीपल भी कह सकते हैं. स्टार्टिंग में इसको क्राउड की तरह यूज़ किया था. और क्रेटिया का मतलब होता है पावर. ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है. ये कोई बहुत ज़्यादा कोई टफ चीज़ नहीं है जो मैं आपको बहुत ज़्यादा समझाऊँ. यू कैन रीड इट इन द बुक ऑल्सो. सो डेमोज मीन्स क्राउड एंड जो कि पब्लिक कह सकते हैं इसको. और अभी हम क्रेटिया को बोल सकते हैं पावर. तो पीपल या पब्लिक भी कह सकते हैं इसको. तो कहने का मतलब हुआ कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है जो कि डेमोस्क्रेटिया था. इसका मतलब होता है पावर ऑफ पब्लिक. हम इसके मीनिंग को लगा सकते हैं. पावर ऑफ पब्लिक का मतलब आप सबको पता है अच्छे से कि डेमोक्रेसी में क्या होता है. द इलेक्शंस गोज ऑन और वोटिंग के थ्रू इलेक्शंस किए जाते हैं, इलेक्ट किया जाता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. इसके अलावा बहुत सारे राइट्स हैं सिटीजन्स के पास. तो डेमोक्रेसी एक्चुअली द गवर्नमेंट ऑफ सिटीजन्स ही होती है, क्योंकि सिटीजन्स बहुत सारे अपने क्या कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी उनके लिए अच्छे होते हैं वो अगर फॉलो करवाना चाहते हैं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद सेलेक्ट करते हैं. अच्छा, इसके बाद फिर एक्चुअली डेमोक्रेसी में 3 चीज़ों का एक मिक्सचर होता है. पहली बात तो ये है, आपकी बुक में जैसा कि लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ 3 इंटरमिंगल्ड रीजन्स होते हैं, वो मीनिंग होते हैं. पहली बात तो ये है कि दिस इज़ अ मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी एक डिसीजन मेकिंग का मेथड है. डिसीजन मेकिंग का मेथड है का क्या मतलब हुआ कि कौन सा डिसीजन कैसे बनाना है, उसमें हमने सारे लोगों को शामिल किया हुआ है, सारे सिटीजन्स को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को. मतलब डेमोक्रेसी अपने आप में एक बहुत डीप वर्ड है, डीप मीनिंग है. और आप ये देख सकते हो कि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीज़न लिया जाता है तो उसमें कितने सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है. तो इट विल बी अ मेथड, इट बिकम्स अ मेथड. डेमोक्रेसी एक डिसीज़न लेने का पूरा मेथड बन जाता है. किसी भी डिसीज़न को लेने के लिए कितने सारे लोगों को उसमें शामिल किया जाता है. और ये एक प्रिंसिपल्स का ग्रुप है. सेकंड बोलते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स. डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन ऐसे ही नहीं ले लिया जाता है कि किसी ने, अभी हम जब आपने लास्ट ईयर और भी तरीके के गवर्नेंस सिस्टम पढ़े होंगे तो थियोक्रेसी देखो, एरिस्टोक्रेसी देखो, या एनार्ची तो खैर बिल्कुल ही बेकार होता है. और बहुत सारी चीज़ें, डिक्टेटरशिप होती है, मोनार्ची होती है. उसमें क्या होता है, उसमें 2 मिनट में डिसीजंस होते हैं, क्योंकि जो रूलर है बस उसने डिसीजन दे दिया. अब वो डिसीजन क्योंकि एक ही बंदे के दिमाग से निकला है, एक ही रूलर के दिमाग से निकला है, तो वो सही भी हो सकता है, गलत भी. लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट इज़ ए कंप्लीट मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना. और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स. हमारे देश में या जहाँ भी डेमोक्रेसी होगी, ट्रू डेमोक्रेसी होगी, वहाँ पे डिसीजन एक मामूली चीज़ नहीं है कि आपने कुछ भी मुंह उठा के बोल दिया और डिसीजन हो गया. डिसीजन लेना पूरा एक प्रोसेस है. वो बहुत सारे प्रिंसिपल का एक ग्रुप है.
प्रिंसिपल्स का मतलब बहुत सारे हमें प्रिंसिपल्स देखने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं, डिसीजन कभी भी खराब ना हो जाए, गलत ना हो जाए, इनजस्ट ना हो जाए। इनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण ना हो जाए। इसके लिए बहुत सारी बहस की जाती है, बहुत सारी उसमें रिसर्च की जाती है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, तब जाके कहीं डिसीजन होता है डेमोक्रेसी में कोई। तो इसीलिए ये पॉइंट कहा गया है, इट इज़ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल्स। डिसीजन डेमोक्रेसी में कोई एक छोटी बात नहीं होती है। थर्ड इज दिस इज़ ए कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़। और हमारे जो डेमोक्रेसी सिस्टम होता है गवर्नेंस का, उसमें वैचारिक मूल्य, आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ का मतलब होता है वैचारिक मूल्य। वैचारिक मतलब हमारी जो सोच होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम आगे पढ़ते जाते हैं इसको, तब आपको समझ में आएगा। फिर इन्होंने ये भी कहा है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट रिगार्डेड एज अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस बट इट हैज़ सेवरल अदर मीनिंग्स। डेमोक्रेसी मैंने पहले भी बताया था कि एक बहुत डीप मीनिंग वाला वर्ड है, और एक बर्न नाम के एक फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि डेमोक्रेसी एक इमोशनल वर्ड है। उसमें इमोशंस, मतलब डेमोक्रेसी इज़ अ वर्ड विच हैज़ मीनिंग्स एंड देयर इज़ एन इमोशनल मीनिंग विच इज़ ओवरऑल एसोसिएटेड विथ दिस वर्ड। और इसके साथ साथ इसमें एक इमोशनल मीनिंग भी होता है। कैसे होता है इमोशनल मीनिंग? अब आप देखिए, डेमोक्रेसी में हम छोटी छोटी बातों को कितना सोचते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी के अगेंस्ट जो लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं वो बिल्कुल सही देते हैं। यहाँ पे डिसीजन लेने में सालों लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई मतलब स्टेबिलिटी नहीं होती है, कोई मोरलिटी नहीं होती है, करप्शन होता है, ये वो आपने 9th क्लास में बहुत सारा पढ़ा है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें कई हद तक सही भी हैं, बट स्टिल डेमोक्रेसी हैज़ इट्स इमोशनल मीनिंग ऑल्सो। कम से कम ये तो सोचो कि ठीक है, डिसीजन लेने में बहुत देर लगती है, पर वो क्यों लगाई जाती है? क्योंकि किसी के भी साथ अन्याय ना हो जाए। यानी कि हम जो डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं कि बस एक रूल बना दिए और उसको बिल्कुल फॉलो करना है, उसके साथ साथ कुछ ह्यूमैनिटी भी होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने कोई अपराध कर भी दिया है, तो हो सकते हैं उसके बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं, तो हमारे देश के जैसे देशों में बिल्कुल उसके रूट तक जाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक इंसान को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी ज़िंदगी की कीमत समझते हैं, और हम नहीं चाहते कि जल्दीबाजी में कोई भी गलत न्याय, मतलब कोई गलत निर्णय हो जाए, कोई गलत डिसीजन हो जाए। ठीक है, इसलिए, और इवन सोचो कि आप एक क्रिमिनल तक के बारे में इतना सोचते हो, जो कि देखने में क्रिमिनल हो सकता है कि हाँ भाई ये क्रिमिनल है, एट ए फर्स्ट ग्लैंस ये डिसाइड हो गया, लेकिन मे बी पॉसिबल कि जब आप उसको डीपली देखो, सोचो, तो हो सकता है कि वो एक मतलब इंटेंशनली क्रिमिनल ना हो, उससे गलती से हो गया हो, उसके कुछ सर्कमस्टेंसेज हो, तो वगैरह वगैरह बहुत सारी तरीके की चीज़ें। तो इसलिए बर्न ने कहा, और दूसरी बात, सिर्फ क्रिमिनल कॉन्सेप्ट नहीं है कि क्रिमिनलिटी के बारे में हम बात करें, और इमोशनल होकर अगर क्यों हम इसको इमोशनल मीनिंग कह रहे हैं बर्न, क्योंकि देखो अब हमने सिटीजन्स को डेमोक्रेसी में कितने राइट्स मिले हैं। ठीक है, और कहीं पर इतने राइट्स नहीं होते हैं, सिर्फ रूल्स होते हैं, आपको रूल्स फॉलो करने हैं। पिछले साल आपने पढ़ा होगा, जो वेरियस गवर्नेंस सिस्टम में पढ़ा था, कि हर जगह सिर्फ रूल्स फॉलो करते जाओ या फिर एक्सप्लॉइट होने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन एक डेमोक्रेसी ही ऐसी चीज़ है जो ये समझती है कि हर इंसान इंसान है, हर इंसान के अंदर एक सोल होती है, एक हार्ट होता है, उसकी एक डिग्निटी होती है, उसका एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, जिसको कि हर्ट नहीं किया जा सकता। एंड अ डेमोक्रेटिक कंट्री अंडरस्टैंड वेरी वेल कि अगर कंट्री की डेवलपमेंट चाहते हैं तो एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कंट्री इज़ मेड अप ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स ओनली। ऐसा नहीं होता है कि कुछ रूलर्स बैठ जाएं और वो कैसे भी करके अपने रूल्स को फॉलो कराते रहें। वहाँ पे हो सकता है टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली जाए और मटेरियलिज्म जिसको हम कहते हैं ना, वहाँ पे ऐशो आराम की चीज़ें, मटेरियलिज्म बहुत, लेकिन वहाँ का जो इंसान होगा वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सप्लॉइटेड फील करता होगा, खुश नहीं रहेगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इंसान को महत्व दिया जाता है, एक इंसान की डिग्निटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए ही बहुत कुछ सोचकर कि डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन इंसान को मार डालता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल मर के डेड बॉडी बन के जल जाओ, वही मरना होता है। एक वर्ड सुना होगा, जीते जी मर जाना। तो उस तरीके की जो कंडीशंस पैदा होती हैं किसी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन या उसका एक्सप्लॉइटेशन करने पर,
डेमोक्रेसी में ये सोचा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। The self-respect and the dignity of the citizens is maintained only in the democratic system of governance. That is why there are so many fundamental rights which are provided by the government in the Constitution of India. So, on these basis, we can say that democracy has its emotional meaning also. It is not only the words and it is not only the rules and regulations which have to follow by the country citizens, but it has a emotional meaning because it gives the most importance to the individual. ठीक है? So, इसके आगे हम देखते हैं कि इन्होंने कहा है कि अगर डेमोक्रेसी को पूरा समझना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा पहले। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी ही देखिए आप, वेरियस टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज आर देयर, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी एंड एथिकल डेमोक्रेसी। तो इस चैप्टर में आपको इन चारों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब, आप सोचो डेमोक्रेसी इज सो डीप, है ना। डेमोक्रेसी में भी हमें 4 प्रकार की डेमोक्रेसी के बारे में पहले बात करनी है, देन वी विल गो फर्दर। तो पहली जो इन्होंने बात कही है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है। सोशल डेमोक्रेसी अलग होगी, एथिकल अलग होगी, और एक और कौन सी आती है, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी अलग होगी। मतलब पूरी डेमोक्रेसी को हम हर लेवल पे देख रहे हैं। एक तो डेमोक्रेटिक होना ही कितना ह्यूमन है अपने आप में, और उस पर भी हर फील्ड में हम उस डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, सो एक्चुअली इट इज़ अ वर्क ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल्स। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया था। स्टार्टिंग में इनिशियली इट वाज डिटरमाइंड एज इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता था कि सोसाइटी की जो चीज़, मतलब सोसाइटी लेवल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल लेवल पे मतलब माना जाता था कि एक इंडिविजुअल इंसान की जो भी प्रोग्रेस है ना, उसको क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए, उसको फ्रीडम जो होती है उसके वो मतलब एक सोशल लेवल पे रूल्स नहीं होंगे, इंडिविजुअल लेवल पर रूल्स होंगे। और एनआरची इसको सपोर्ट करती थी। एनआरची आपने लास्ट ईयर पढ़ा है कि कोई शासन ही नहीं है, कोई शासन ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, कोई गवर्निंग बॉडी ही नहीं है, मनमर्जी चल रही है। तो पहले पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस तरीके से सोचा जाता था कि भाई हर इंसान की फ्रीडम ज़रूरी है, हर इंसान के पास कुछ राइट्स होने चाहिए, सोशली कुछ नहीं सोचा जाता था। ठीक है, एक ग्रुप में, एक कम्युनिटी के रूप में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, एक इंडिविजुअल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। एनआरची जैसी जो चीज़ होती है वो कहीं से कहीं तक सक्सेसफुल नहीं हो पाती है ना, क्योंकि उससे सोसाइटी में बहुत अनस्टेबिलिटी होती है, दंगे फसाद हो सकते हैं, बहुत सारी मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी में ये था कि भाई सोसाइटी किसी इंडिविजुअल की किसी भी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी नहीं करेगी, जिसको जैसे रहना है वैसे रहेगा। बट जैसे जैसे टाइम बीता, अभी बाद में लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी आई, जो अभी इसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते थे व्यक्तिवादी लोकतंत्र, और हम इसको कहते हैं उदारवादी लोकतंत्र। अभी जो डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, इट इज़ लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व किया है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी जो होता है उसको वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं, और इसमें जो भी हमारे डेमोक्रेसी में पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि फेडरलिज्म, इसमें बहुत भाईचारे की बात की जाती है। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि इंडिविजुअलिस्ट को, मतलब इंडिविजुअलिज्म को हटा के एक सोशलिज्म को लेकर आया गया। अब हम एक पर्सनल बंदे की बात नहीं करते हैं कि एक पर्सनल लेवल पे किसी को क्या राइट्स होने चाहिए और क्या रूल्स होने चाहिए और उसकी क्या फ्रीडम होनी चाहिए, नहीं। अब हमने ये देखा है कि सोशली किसी इंसान को किस तरह से बिहेव करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए उसे अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब होता है फ़ायदे। इंटरेस्ट का मतलब 2 होते हैं, एक तो होता है आपकी पसंद, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, लेकिन जब हम सिविक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ इंटरेस्ट का मतलब होता है फ़ायदे, हित, किसी इंसान का हित जो, या किसी भी चीज़ का हित होना। तो पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है सोशल इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, वो आपकी एक पर्सनल मैटर है, ठीक है, लेकिन जब नेशनलिटी की बात आ जाएगी तो यू हैव टू फॉरगेट योर इंडिविजुअलिज्म, यू हैव टू गो फॉर द नेशनलिज्म। तो ये फ़र्क आ गया है। ठीक है, पहले इंडिविजुअलिज्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, इम्पोर्टेंस दी जाती थी, बट अब उसकी प्लेस किसने ले ली थी? नेशनलिज्म में। सोशलिज्म हम कह सकते हैं कि
है ना, क्योंकि नेशन की बात करें, चाहे हम स्टेट की बात करें, वॉटेवर, तो हम एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल की नहीं। तो आपको बात समझ में आ रही है कि इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी में खुद के बारे में ज़्यादा होता था, पर्सन टू पर्सन, और लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी के बारे में पूरी सोसाइटी को लेके चला जाता है। अब इसमें आप देखते हो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, है ना, इसके अलावा फिर वोटिंग जो होती है, इलेक्शंस का राइट दिया गया है, फेडरलिज्म जिसकी हम बात करते हैं, भाईचारा, वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये भी है कि जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें सेपरेशन ऑफ पावर होगा, जो आप शायद लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हो, और 8th में भी थोड़ा सा आपको उसका आइडिया था, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, वहाँ पर भी प्रॉपर एक सेपरेशन होता है पावर्स का, कि ऐसा नहीं कि कोई किसी ने लॉ बना दिया और उसको उठा के इनेक्ट कर दिया, लागू कर दिया ना, ऐसे नहीं होएगा। ऐसे होगा कि पहले उस लॉ को बनाएंगे लेजिस्लेचर, उसके बाद फिर उसको जुडिशरी लेवल पे, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है, उस पर कोई प्रेशर नहीं होता है कि एग्जीक्यूटिव ने, सॉरी, जो लेजिस्लेचर ने जो बना दिया हम उसको हाँ ही बोलें, उसको पूरा इंटरप्रेट करेगा, सब कुछ करेगा, वो ठीक है कि नहीं है। जब जुडिशरी हाँ कर देगा फिर एग्जीक्यूटिव उसको इनेक्ट करेगा, कब इनेक्ट करना है, कहाँ इनेक्ट करना है, यानी कि पूरी गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में काम करती है, 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो कि अपने अपने लेवल पे काम करती है सिर्फ। तो इस तरीके, और उनकी पावर्स अलग अलग हैं, एक दूसरे के अंदर दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी। फिर आता था रूल ऑफ लॉ इन एवरीडे लाइफ। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून का लॉ चलेगा हमारे पास, कानून का रूल चलेगा, कोई पर्सनल रूल नहीं चलेगा, किसी रिलीजन का रूल नहीं चलेगा, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का नहीं, सबके सब किसके अंडर में आएंगे, लॉ के अंडर में। तो हम कह सकते हैं कि लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी में सबसे सुप्रीम किसको माना गया है, लॉ एंड ऑर्डर को माना गया कि लॉ, ठीक है, कानून क्या कहता है, और हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं वो भी कानून के हिसाब से जीते हैं। अभी कानून बनाया गया है कि हर किसी को मास्क लगाना है, हर किसी को सैनिटाइज करके रखना है, बाहर निकलना, तो इट विल वर्क इन एवरीडे लाइफ एंड यू कैन नॉट वायलेट इट, ठीक है। तो दिस इज सिंपल थिंग्स, बट एग्जाम्पल ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब सिर्फ यही हुआ कि कानून सर्वोच्च है, कानून बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को उसको फॉलो करना है, कानून का नियम चलेगा, उसका कंट्रोल चलेगा और किसी का कंट्रोल नहीं चलेगा। जबकि आपने थियोक्रेसी वगैरह में देखा है, लॉज चेंज होते जाते हैं, कुछ भी रिलीजियस पर्सन्स हैं उन्होंने कुछ लॉ बना दिए, ऐसा नहीं। दिस कंट्री, द डेमोक्रेटिक कंट्री, विल बी कंट्रोल बाय द लॉ। फिर नेक्स्ट होता था कि ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जो भी हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनका सबका प्रोटेक्शन करते हैं डेमोक्रेसी में, ठीक है, और पॉलिटिकल फ्रीडम भी होती है सभी को। एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको सबको फॉलो करना होता है। एक यूनिवर्सल सफरेज होता है। यूनिवर्सल सफरेज मतलब यूएएफ, मतलब पढ़े होंगे आप लोग पिछले साल। यूएएफ क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 ईयर्स के एबव सभी लोग वोट कर सकते हैं। वोट करने का मतलब क्या है, वोट करना सिर्फ ऐसा थोड़ी ना कि जाके बटन दबा के आ गए। वोट करने के अधिकार का मतलब बहुत कुछ होता है, क्योंकि जब कोई बंदा, जब कोई इंसान वोट कर सकता है, इसका मतलब यह है कि वो अपने देश के सारे डिसीजंस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो किसी को इलेक्ट कर रहा है, किसी को सिलेक्ट कर रहा है अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, दैट्स मीन्स कि वो अपने देश में होने वाले सारे डिसीजंस के लिए, सारी प्रोग्रेस के लिए, या फिर कुछ परेशानी के लिए, प्रॉब्लम के लिए खुद भी जिम्मेदार है। क्योंकि आज अगर हम अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो काबिल हों, जो पढ़े लिखे हों, उनको अगर हम इलेक्ट करके भेजेंगे तो हमारी कंट्री डेवलप करेगी, ग्रो करेगी। अगर हम बिना सोचे समझे या किसी के प्रेशर में आके, डर के मारे किसी को भी वोट कर देंगे तो हमारी कंट्री नेगेटिव चली जाएगी, है ना। और उसका भुगतान किसको करना पड़ेगा, हमें भी, क्योंकि हम कंट्री से अलग तो नहीं। वी आर द कंट्री, वी पीपल मेक्स द कंट्री, इजंट इट। तो वी, अच्छा, और दूसरी बात, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, हम ही होंगे। हम कल को प्रोग्रेस करेंगे या हमें कल को नुकसान, दंगे फसादों में पड़े रहना है, तो हम ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। आज अगर हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के लेके जाएं जो हिंदुइज्म और इस्लामिक कम्युनिटीज़ के उसमें ही पड़े रहें, विवादों में पड़े रहें, या उसी लेवल पर सिर्फ सोचें, तो क्या होगा, देश में सिर्फ दंगे फसाद होंगे। और कौन भुगतेगा, हम, क्योंकि हम ही रिस्पॉन्सिबल है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप सिर्फ वही भुगतते हो जिसके रिस्पॉन्सिबल आप होते हो। पूरी लाइफ के लिए सोच के रख लो,
कभी कोई दूसरा इंसान आपकी किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आपके फेलियर्स के लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, आपकी सक्सेस के लिए भी। जब कोई बच्चा कहीं सेलेक्ट हो जाता है तो वो बोलता है ना मेरी सक्सेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे टीचर्स हैं और ऐसा है वैसा है। एक बात बताओ, टीचर्स क्या कर लेंगे जब खुद नहीं पढ़ोगे? पेरेंट्स क्या कर लेंगे जब खुद नहीं पढ़ोगे? दैट्स मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन बी हेल्पर्स, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, पेरेंट्स पैसे देकर आपको एडमिशन करा सकते हैं, बट जो रियल काम करना है, जो मेन काम करना है, वो इट इज़ ओनली यू हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस एंड फॉर योर फेलियर्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देश की बात कर रहे थे, तो यहाँ लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी में हम UAF को फॉलो करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। दैट्स मीन्स अबव 18 ईयर्स ईच एंड एवरी पर्सन have the right to vote and he will be responsible for the decisions which are taking place in the country and the progress and the problems in the country. Fine. Next आता है लिमिट्स ऑन द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, उसकी जो पावर दी गई है, उस पर भी लिमिट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ तो भी रूल्स बनाए जा रहे हैं। फाइनली गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे वो सारी जनता और गवर्नमेंट में बैठे हुए लोगों के लिए होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। लास्ट वन इज़ फेडरलिज्म। तो देखा है आपने कि जब भाईचारा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है कि कोई भी किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा, अदरवाइज़ ये सोसाइटी ही ख़त्म हो जाएगी, डैमेज और डिस्ट्रॉयड और करप्ट हो जाएगी। तो फेडरलिज्म इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी। अब हम आते हैं कि इस डेमोक्रेसी को इन द मॉडर्न टाइम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैज़ इमर्ज फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, देयरफॉर समटाइम्स इट इज़ नोन एज वेस्टर्न डेमोक्रेसी। अब आपको पता है कि जो ब्रिटिश आए थे उसके बाद ही डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट बहुत एक यूनिवर्सल लेवल पर आया है, तो इसीलिए इसको, क्योंकि इसका ओरिजिन वेस्टर्न है, तो इसीलिए वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी कहते हैं। कुछ मार्क्सिस्ट होते हैं, मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो इसे कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी भी कहना प्रेफर करते हैं। अब मार्क्सिस्ट होते कौन है? मार्क्सवाद हिंदी में कहा जाता है। तो ये सब आप शायद हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो एक हुए हैं कोई फिलोसोफर कार्ल मार्क्स, आपने नाम भी सुना होगा। तो उनकी कुछ इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल थ्योरीज हुआ करती थी जिनको कि कुछ लोग फॉलो करते हैं, तो उनको हम मार्क्सिस्ट कहते हैं। और मार्क्सिस्ट के हिसाब से लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी को उन्होंने कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी नाम दिया। कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई कुछ जो ताकतवर लोग होंगे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाएंगे, और ऐसा मतलब बहुत कुछ उन्होंने अपनी थ्योरी दी, वो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अलावा The liberal philosophers have mentioned two forms of entire political democracy. अब liberal philosophers जो हैं, जो ये उदारवादी इसको हम क्या कहते हैं? उदारवादी। उदारवादी मतलब उदार है ये, मतलब इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी। आप देख रहे हो कितना सोचा गया है लोगों के बारे में, उनको राइट्स दिए हैं, भाई वोट भी कर लो और अपने रिप्रेजेंटेटिव भी तुम ही चुन लो, और जो भी हम डिसीजन लेंगे वो भी तुम्हारी सोच को और तुम्हारे एडवाइस से ही लेंगे। मतलब सिटीजन्स को एकदम इम्पोर्टेंस दी गई है इसमें, तो इसे कहते हैं उदारवादी। उदार का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना, दया, मतलब जिसको कहते हैं ना बहुत सॉफ्ट कहते हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है, अनस्ट्रिक्ट है ना, तो वो। तो ये जो डेमोक्रेसी है उसके लिए लिबरल फिलोसोफर्स ने कहा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, एक तो स्टेट के टाइप में और एक होती है टाइप ऑफ रूल, शासन के प्रकार के उसमें, मतलब डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ स्टेट एंड डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ रूल। तो ये वाला जो पॉइंट है, डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ स्टेट, तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे कि भाई जो लोग होंगे स्टेट। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि स्टेट का मतलब राज्य, और जब आप सिविक्स पढ़ते हो तो राष्ट्र के लिए या सोसाइटी के लिए या स्टेट के लिए स्टेट वर्ड बहुत जगह आता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। तो नेशन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है, उसके हिसाब से अगर हम लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी को अगर डिफाइन करें तो क्या होगा भाई, यहाँ पे जो भी लोग होंगे वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, वोट दे सकते हैं, तब हम किसी भी स्टेट को डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। और डेमोक्रेटिक इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किसे कहेंगे?
जो कि जिस गवर्नमेंट के डिसीजंस में सिटीजन्स की पूरी एडवाइस शामिल होगी उसको हम कहेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अब एक और वर्ड आता है लीगल डेमोक्रेसी, अभी आपको थोड़ा सा पढ़ा दूँ इसमें फिर बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा है कि इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेट डेमोक्रेसी मीन्स डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जैसे ये सिर्फ लिखने का अलग तरीका है, देखो कितना बड़ा लिखा है, डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ ए टाइप ऑफ स्टेट, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट की। ठीक है, या हम इसको इसके अलावा मैं इस पर अगर ऐसा लिख देती डेमोक्रेटिक स्टेट तो बात कितनी सरल हो जाती। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख देती डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो ये भी कितना सिंपल हो जाता। ध्यान रखना जब आप लॉ पढ़ते हो या आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, जो कि सिविक्स है अभी स्टार्टिंग में, हिस्ट्री पढ़ते हो, वहाँ पे चीज़ों को बहुत घुमा फिरा के भी कहा जाता है, टफ होती है लैंग्वेज, इसीलिए मैंने कहा था। अब आप देख रहे हो छोटी सी बात समझाने के लिए इतना बड़ा लिख दिया, थोड़ा बच्चा सोचे पता नहीं क्या लिखा है, कौन सा नया कौन, लेकिन ध्यान से अगर आप इसको देखते हो तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ऑल अबाउट द डेमोक्रेटिक स्टेट। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक स्टेट, जहाँ पर कि गवर्नमेंट इलेक्शंस के थ्रू सिटीजन्स ही चूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर वोटिंग प्रोसेस। डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ओनली। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, वो गवर्नमेंट जिसमें कि सभी डिसीजंस में कहीं ना कहीं सिटीजन्स का रोल होता है, सिटीजन्स उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा एक और बात इसमें कही गई कि इनफैक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज डेवलप्ड एंड practical form of theoretical aspect of concept of democratic state itself. It is worth mentioning here that these two concept। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट एक ये बात आती है कि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट, चाहे हम डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करें, चाहे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, ये अब ध्यान से सुनना, ये दोनों ही ये मानते हैं, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इस बात के लिए एग्री हैं कि लीगल डेमोक्रेसी हमेशा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के हिसाब से होगी। अब ये क्या बात हुई, कंफ्यूज हो गए? अभी तक चीज़ समझ में आ गई थी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, उसमें एक होती थी इंडिविजुअलिस्ट डेमोक्रेसी, फिर लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक स्टेट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब ये कहाँ से आ गया? ये भी कुछ खास बात नहीं है, इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जो डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, डेमोक्रेटिक सरकार होती है या कोई डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, उसमें लीगल डेमोक्रेसी हमेशा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंडर में रहेगी। अब लीगल डेमोक्रेसी क्या होती है? लीगल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो लीगल अपने बॉडीज़ होती हैं, है ना, जैसे कि कोर्ट होंगे, चाहे अपने लॉ मेकिंग वाले कुछ भी होंगे, जहाँ पर लीगल चीज़ें बनाई जाती हैं, लॉज बनते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हमेशा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये कहलाया जाएगा कि अगर कोई लॉ बनता है, कोई रूल बनाया जाता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो लोगों के राइट्स को ख़राब तो नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब लीगल मतलब होता है कानूनी, है ना। तो कोई भी कानून बनता है, कोई भी कानूनी बात कही जाती है, कोई रूल्स बनाए जाते हैं देश के लिए, यानी कि देशवासियों के लिए, तो सबसे पहले उसको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा? इसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मतलब लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी को, क्योंकि अब ये तो ख़त्म ही हो चुका है लगभग हमारे देश में। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या क्या देखा था? बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि भाई गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन होता है, इसके अलावा फेडरलिज्म को इम्पोर्टेंस दी जाती है, पर्टिकुलर सिटीज़न, हर सिटीज़न की डिग्निटी मेंटेन की जाती है। तो कहने का मतलब कि लीगली अगर हम कुछ भी कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक स्टेट और या फिर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी कुछ लीगल बना रही है, जो भी कुछ कानून बनाए जा रहे हैं, कुछ भी किया जा रहा है देश में, उसके पहले उसे ध्यान में रखनी पड़ेगी उसके वहाँ के सिटीजन्स की लिबर्टी, वहाँ के सिटीजन्स के राइट, वहाँ के सिटीजन की डिग्निटी, हर चीज़ जो कि यहाँ पर हमने पढ़ी थी, इसको ध्यान में रखकर ही कोई चीज़ लीगल बनाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि कुछ तो भी रूल बना दिया। आ गई बात समझ में? अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को
अच्छा, इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। हमारे देश में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो लोग ही चला रहे होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है। देखो, अच्छा, इसमें फिर आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के भी फॉर्म दे दिए। चलो फिर यहाँ मैं कल पढ़ाऊँगी आपको, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम अभी। चलो, तो अभी यहाँ तक पहले आप समझ लो, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी आप पिछले 2 साल से पढ़ते चले आ रहे हो छोटा छोटा। अभी आपको पता चल गया कि डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से ओब्टेन या ओरिजिनेटेड एक वर्ड है, डेमोस्क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है पब्लिक या पीपल, और क्रेटिया का मतलब होता है पावर। दैट्स मीन्स डेमोक्रेसी मोर और लेस मीन्स द पावर ऑफ पब्लिक, ठीक है। अच्छा, डेमोक्रेसी जो है वो अलग अलग फिलोसोफर्स ने अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है। पहली बात तो ये कही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड है डिसीजन मेकिंग का। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है इसमें, और कहीं ना कहीं ये आइडियोलॉजिकल जो होते हैं अपने, क्या कहते हैं उसको, आइडियोलॉजिकल वैल्यूज़ को भी शामिल करता है, ठीक है। इसके बाद फिर और भी फिलोसोफर है, बर्न नाम के एक फिलोसोफर ने तो ये भी कहा कि डेमोक्रेसी एक इमोशनल मीनिंग भी रखता है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अगर आप डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो आपको उसके लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, एथिकल, इकोनॉमिकल और सोशल डेमोक्रेसी को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ली। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सबसे पहले इंडिविजुअलिज्म लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पे बात कही जाती थी उसके अंदर, यानी कि एक व्यक्ति का जो अधिकार था या उसका जो भलाई थी, हित, इंटरेस्ट था, है ना, तो वो सोसाइटी से ऊपर था। मतलब एक इंडिविजुअल important था, society was less important, but after some time liberalist democracy came into the existence, और modern time में individualist democracy लेस इम्पॉर्टेंट हो गई है, लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी ज़्यादा हो गई है। इसके बाद हमने ये देखा कि 2 तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है वो आपको पता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। अब लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी में, वही हमारे देश में लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मेन फीचर्स हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट की पावर्स डिफरेंट हैं, यहाँ पर एक बंदा कोई रूल नहीं बनाता है, डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन है, ह्यूमन राइट्स, सिविल राइट्स सबका प्रोटेक्शन है। गवर्नमेंट को भी इवन लिमिट में रह के काम करना होता है। हर किसी चीज़ के लिए सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल भी हैं और वो अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं। बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। गवर्नमेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है। हमारे देश को, फेडरलिज्म को, भाईचारे को बना के रखना है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूज डाइवर्सिटी। इसके बाद हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 2 तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। डेमोक्रेटिक स्टेट वो होता है जिसमें कि सिटीजन्स वोट के थ्रू इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें सारे डिसीजंस में कहीं ना कहीं सिटीजन्स शामिल होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक दूसरे से कितने रिलेटेड हैं। सिटीजन्स ने गवर्नमेंट के पर्सन्स को चुना और गवर्नमेंट के पर्सन्स को सिटीजन्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल्ड हैं। इसके बाद हम आए कि हमारे देश में या किसी भी ट्रू डेमोक्रेसी में जो लीगल डेमोक्रेसी होगी, मतलब जो भी कानून वानून सब बनाए जाएंगे वो किसको मद्देनज़र रखते हुए बनाए जाएंगे कि लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी के जो पॉइंट्स हैं वो ख़त्म ना हो। कहने का मतलब अगर कुछ भी रूल्स बनाए जाते हैं, कोई कानून बनाए जाते हैं, कुछ भी किया जाता है वेरियस लीगल बॉडीज़ के द्वारा, तो वो सबसे पहले ध्यान में रखेंगी कि इसमें जो पॉइंट्स थे, यानी कि लोगों के अधिकार, लोगों के रूल्स और उनकी फ्रीडम तो नहीं छिन रही है कहीं, ठीक है। तो हमेशा लिबरलिस्ट डेमोक्रेसी लीगल डेमोक्रेसी के ऊपर डोमिनेट करती है। सिर्फ इतना ही मतलब है। आप बुक पढ़ के देखोगे अकेले बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है। जो मैंने समझाया उसको ध्यान से सुनो। हाँ, इतने से चैप्टर को आधा पेज पढ़ने के लिए इतनी सारी चीज़ों को समझना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसका आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब प्योर डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे देश में और ये भी अलग अलग लेवल की होती है, प्रेसिडेंशियल होती है, मिनिस्ट्रल होती है, वगैरह जो भी होती है पता नहीं। तो
पार्लियामेंट्री सॉरी, है ना। तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल जो होती है वो हम पढ़ेंगे। और भी है इस चैप्टर में बहुत कुछ आपको समझाने के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, चैप्टर बड़ा है, इट विल टेक टाइम टू गेट कम्प्लीटेड। ठीक है, तो आप इतना पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट व्हेन वी विल मीट वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हैप्पी।